हेलो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे और भगवान से भी हम कामना करते हैं कि आप जो आपका अभी ग्रीष्म जो अवकाश चल रहा है उसमें सभी बच्चे स्वस्थ रहें और जो कार्य आपको दिया जाता है सभी बच्चे ईमानदारी से अपने गृह कार्य को पूरा करें। हमने अपने पिछले जो लेक्चर में आपको वर्ण का जो अध्याय कराया था बेटा, उसमें जितना भी हम करवा चुके हैं आपको सभी आप सभी बच्चों ने अच्छे से अपना काम कर चुके होंगे। आज हम करेंगे बेटा वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं बेटा। कितने? दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं बेटा? स्वर और व्यंजन। ठीक है बेटा, तो स्वर और व्यंजन जो वर्ण के जो दो भेद होते हैं आज हम करेंगे, उसमें से दोनों में से स्वर का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं? हमने इससे पिछले लेक्चर में भी आपको इसकी परिभाषा बताई थी और हर बुक में इसकी परिभाषा में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देता रहता है। मतलब कि मेन जो आधार होता है वो तो वही होता है, बाकी कुछ शब्द उसमें प्रयोग अलग से कर दिया। ठीक है बेटा, तो स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है बेटा, स्वर कैसे होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं बेटा? स्वतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर के साथ स्वर को ही जोड़ा जाता है, इसलिए इन्हें किसी अन्य वर्ण अर्थात व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें स्वतंत्र स्वर कहते हैं। हो गया बेटा यहां तक का? अब अपने पास इसमें आता भी कि स्वर के कितने भेद होते हैं बेटा? स्वर के कितने भेद होते हैं? तो इसमें आता है बेटा स्वर के तीन भेद होते हैं। ठीक है, किसी में सीधा दिखा रखा है स्वर के तीन भेद होते हैं, किसी बुक में दिखा दिया अभी मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जो तीन जो भेद होते हैं स्वर के बेटा, उन तीनों में से ही आपके जो कक्षा में जो आपके सिलेबस के अनुसार आते हैं ना, उसमें सिर्फ दो का ही वर्णन किया जाता है बेटा। ठीक है, जो तीसरा होता है प्लुत स्वर है, उसका वर्णन ना के बराबर होता है। बहुत सारी बुकों में इसका वर्णन भी नहीं है, तो है तो हमारे सिलेबस के अनुसार दो ही, लेकिन इसके भेद पहले तीन थे, हम तीन के ही करवा देते हैं। बाकी आपके सिलेबस के अनुसार दो हैं बेटा, आपको इनको तैयार रखें। तीसरे को भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम करते हैं सबसे पहले जो स्वर के जो तीन भेद होते हैं उसमें होता है हर्ष स्वर, नंबर दो दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है बेटा, ये स्वर के तीन भेद होते हैं। हो गए यहां तक? अब आता भी हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है या थोड़े से थोड़ा समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें तीन प्रकार से दर्शाया गया है, चाहे इसमें थोड़ा से थोड़ा समय कह दें या कम से कम कह दें, या इसमें जहां एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आता है ये जो हर्ष स्वर होते हैं, ये कितने होते हैं बेटा? ये संख्या में चार होते हैं बेटा। कितने होते हैं? हर्ष स्वरों की संख्या चार होती है। अब जब हर्ष स्वर की संख्या चार होती है तो हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि चार कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके सामने बेटा देखिए, हर्ष स्वर चार कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। ये चार क्या हैं? हर्ष स्वर होते हैं, ये संख्या में होते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा पहला आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें जो दूसरा जो इसमें दिया हुआ है स्वर का जो भेद है बेटा, दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बेटा बड़ा, तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं बेटा? ठीक है, तो दीर्घ स्वर में क्या होता है बेटा? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगना समय लगे। किससे? जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से दुगना समय लगे या अधिक लगे या दो मात्राओं का समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? दीर्घ स्वर कहते हैं।
चाहे इसमें आप दो मात्राओं का समय कहें या हर स्वर से दुगुना समय कहें, वो क्या होगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब जब हमने पढ़ा था भाई हर स्वर में चार होते हैं, इनकी संख्या चार होती है, तो क्या दीर्घ स्वर की भी संख्या होती है? हाँ, इस दीर्घ स्वर की भी संख्या होती है, और दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं बेटा? सात होते हैं। कितने होते हैं? सात होते हैं बेटा ये। ठीक है बेटा। अब आप कहेंगे सर सात कैसे होंगे? आपने पहली बार जब आपने पहले लेक्चर में आपने पढ़ाया था, आपने 13 लिखे हुए थे, 11 लिखे हुए थे और 10 लिखे हुए थे, यही है ना बेटा? अब आप कह देंगे सर यदि इसमें से यदि हम चार कम कर लेते हैं तो फिर हमारे ज्यादा बचते हैं ना। तो ये जब हम करते हैं बेटा, जब इनकी संख्या आती है ना, तो इनको जब संख्या में गिना जाता है या कितने होते हैं, उस वक्त सिर्फ हम स्वरों की संख्या के आधार पे होते हैं ना, उनका प्रयोग करते हैं बेटा। ना तो हम परंपरागत या लेखन के आधार पे प्रयोग करते हैं उस वक्त, और ना ही हम उच्चारण के आधार पे प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? संख्या के आधार पर। तो संख्या में स्वर कितने बताए थे बेटा हमने आपको? 11 बताए थे। 11 में से 4 चले गए, कौन से किस में चले गए? 4 हर्ष स्वर में चले गए। तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे 11 में से, तो बेटा 7 बच गया ना अपने पास। ये 7 क्या बच गया हमारे पास? ये दीर्घ स्वर बच गए बेटा। ठीक है। अब जो हमने ये लिखा हुआ बेटा यहाँ पर जो 4 है, कौन से? हर्ष स्वर। इनको छोड़कर बाकी क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। कौन कौन से? जैसे मैं लिख देता हूं बेटा, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है बेटा, ये अभी आपके सामने हमने लिख दिए हैं। तो इनकी संख्या कितनी होगी बेटा? 7 हो गई है बेटा। ठीक है। ये 7 कहां से आ गए? 7 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 और 4 11, 11 क्या हो गए? स्वरों की संख्या हो गया यहां तक का। अब आपको बेटा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर दोनों की परिभाषा हो गई है। इसमें ये भी पता चल गया भाई ये कितने होते हैं, इनमें कौन कौन से स्वर होते हैं, हर्ष स्वर में कितने होते हैं, कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं और ये कौन से होते हैं। यहां तक का हो गया बेटा। अब जो इसका जो तीसरा जो भाग है, इसका स्वर के भेद का, मात्रा के अनुसार या स्वर के 3 भेद होते हैं, उनमें प्लुत स्वर बेटा। तो अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। कौन से? दीर्घ स्वर। ये जो होते हैं ना बेटा, ये स्वर थे दीर्घ स्वर, इनसे जिसमें अधिक समय लगता है ये 7 है। इनसे जिसमें उच्चारण करते समय अधिक जहां समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? प्लुत स्वर कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देखें, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। हो गया यहां तक का बेटा? अच्छा, प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है बेटा, ये किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जो इनका जो चिन्ह होता है ना, इस प्रकार से होता है बेटा, ये चिन्ह होता है इनका ऐसे। ठीक है बेटा। लेकिन प्लुत स्वरों का प्रयोग हिंदी में ना के बराबर प्रयोग किया जाता है बेटा। इनका प्रयोग किस में किया जाता है? प्लुत स्वरों का प्रयोग किस में किया जाता है बेटा? प्लुत स्वरों का प्रयोग वैदिक भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग किस में किया जाता है? वैदिक भाषा में प्रयोग किया जाता है। और इन्हें प्लुत स्वरों को वैदिक भाषा में क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक। ठीक है बेटा। वैदिक भाषा में प्लुत स्वरों को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक कहा जाता है। ठीक है। और इनका प्रयोग हिंदी में ना के बराबर किया जाता है। किनका? प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं। ये किस में होते हैं बेटा? वैदिक भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये वैदिक भाषा में प्लुत स्वरों को क्या कहा जाता है बेटा? त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो अब हमने ये जो स्वर के जो 3 भेद थे, ये हम कर चुके हैं बेटा।
हाँ बेटा, हमने स्वर और स्वर के भेद ये कर चुके हैं। अब आता हमारे पास व्यंजन, जो वर्ण के दो भेद थे उसमें से पहला था स्वर, स्वर स्वर के भेद हम पूरे कर चुके हैं। अब जो वर्ण का जो दूसरा भेद है व्यंजन, अब हम करते हैं व्यंजन। ठीक, तो व्यंजन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यही है बेटा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे बेटा? व्यंजन कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर व्यंजन दिखाई तो नहीं देते हमें, तो इसको हम समझाएंगे आपको अभी कि उसमें हर व्यंजन में स्वर कौन सा मिला हुआ होता है, और हम उसको हर व्यंजन से, जब किसी भी व्यंजन में स्वर को हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं बेटा? क, ख, ग आदि, इस प्रकार से। ये कितने होते हैं बेटा व्यंजन? जब हम लिखते हैं ना बेटा, तो कितने लिखते हैं? 33 लिखते हैं बेटा। कैसे है तक, कैसे है तक जितने हम स्वर लिखते हैं उन स्वरों की जो संख्या होती है बेटा, कितनी होती है स्वरों की? कैसे है तक स्वरों की संख्या 33 होती है। ठीक है, उसमें 33 में सिर्फ कैसे है तक ये बेटा, उसमें यदि आप संयुक्त व्यंजन यदि आप इसमें जोड़ना चाहेंगे तो संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या में नहीं जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। संयुक्त व्यंजन यहां पर वर्णों की संख्या में नहीं जोड़े जाएंगे, यहां सिर्फ कैसे है तक जो आप व्यंजन लिखते हैं उनकी संख्या 33 होती है, और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैसे है तक के सारे जो वर्ण होते हैं उन्हें वर्ण व्यंजन कहलाते हैं वो बेटा, और इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है? वो 33 होती है बेटा। ठीक है बेटा, पता चल गया वर्ण व्यंजन की परिभाषा होगी। कैसे है तक जो हम व्यंजन लिखते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है बेटा। दूसरा हमने एक अलग से दर्शाया है इसमें कि कुल व्यंजन, तो 33 प्लस 33 में हमने 2 जोड़ दिए बेटा, 35 हमने दिखा रखा है। तो ये 2 क्या है बेटा? ठीक है, ये हमने देखना है बेटा। ये होते हैं बेटा, ये 2 जो अलग से जो व्यंजन जो दर्शाए गए जाते हैं इन्हें कहते हैं बेटा उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं बेटा? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ढ और ड, ये दोनों होते हैं। और इन व्यंजनों को दूसरा किस नाम से जाना जाता है बेटा? द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। द्विगुण व्यंजन के नाम से इन दोनों को जाना जाता है। ये 33 में जुड़ते हैं। कब जुड़ते हैं बेटा? जब कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए। ठीक है बेटा, पता चल गया 33 हमारे कहां से कहां तक, कैसे में तक 33 होते हैं। 2 उसमें जोड़ दिए जाते हैं, कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन, जो 35 हो जाते हैं। परंतु यहां भी ध्यान रहे बेटा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी नहीं जुड़ी हुई है, वो भी अब इनकी संख्या से अभी भी बाहर है। ठीक है, वो कब कहां जोड़े जाते हैं वो आगे बताएंगे हम आपको। ठीक है, आगे देखेंगे। अब व्यंजन का हो गया है, व्यंजन की परिभाषा होगी है, व्यंजन कैसे है तक कितने होते हैं, और जो ये 2 आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन जिसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब आता है व्यंजन, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं बेटा? किसके? व्यंजन के कितने भेद होते हैं, या उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 पे आता है बेटा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ये क्या होते हैं बेटा? व्यंजन के भेद होते हैं। किसके अनुसार? उच्चारण की दृष्टि के अनुसार होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों के नाम हो गए बेटा
तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जो इसके तीन जो भेद हैं बेटा, इन तीनों भेदों का हम एक एक करके उनको अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी आपके सामने है भाई सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का होता है बेटा, क्या होता है, छूना होता है, एक दूसरे को टच करना होता है। ठीक है, तो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं ना बेटा, इनके एक बार परिभाषा बताता हूं, उसके बाद में आपने देखना है कि भाई ये किस किस हमारे शरीर के कौन से हिस्से को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। परिभाषा देखेंगे पहले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, जीभ मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन में जिह्वा, जो हमारी जीभ होती है, ये मुख के अंदर जो भाग है, विभिन्न जो भाग हैं, उनको पूरी तरह से स्पर्श करती है भाई, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा होगी है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों से पूरी तरह स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये यहां तक हो गए भाई, स्पर्श व्यंजन का पता चल गया। अब जो हमारे व्यंजन है बेटा, कितने 33 हमने बताए थे ना बेटा, कैसे है तक, उनमें से कितने स्पर्श व्यंजन है, हमें ये चीज का हमें ज्ञात होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बेटा संख्या में, स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं बेटा। कितने होते हैं 25 होते हैं। लेकिन 25 कौन से होते हैं, अब ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो 25 कौन से होते हैं बेटा, कै से लेकर, कहां से, कै से मैं तक, कै से मैं तक, ये जो व्यंजन है इनकी संख्या 25 होती है, और इन्हें, इन सभी को 25 के 25 को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कहां तक, कै से मैं तक, क्या कहते हैं इन्हें, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है बेटा। अब जैसे हमें पढ़ते हैं ना बेटा, कै वर्ग, ये जो कै वर्ग है, कै चे, ये जो पहला जो भी आता है पहला भाग, इसको क्या कहते हैं, वर्ग होता है ये बेटा। और ये कै वर्ग, चे वर्ग इस प्रकार से आगे के हैं। तो हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं बेटा, और ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो हर वर्ग में 5 है, 5 वर्ग होते हैं, तो 25 हो गए। 25 कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन। कहां से कहां तक बेटा, कै से मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन हो गए बेटा। समझ में आ गए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं संख्या में, 25 होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, कै से मैं तक इनकी संख्या 25 होती है, और ये 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे थे भाई, जो मुख के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनको हमारी जीवा पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। देखो बेटा, हमारे यहाँ कंठ से ना, ये जो गर्दन से जो ये हमारा हिस्सा होता है ना, इसके अंदर 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं जिनको हमारी जीवा पूर्ण रूप से स्पर्श करती है या कम स्पर्श करती है, वो अगले में है। तो स्पर्श में पूर्ण रूप से सबसे पहले तक कंठ है, ये तालु है, मुर्दा है, दंत है, फिर आते हैं ओष्ठ, होठ होते हैं। इन 5 हिस्सों को कहीं ना कहीं स्पर्श करती हुई वायु हमारे शरीर के अंदर से निकलती है, तो वो क्या करते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये शरीर मुख के कितने भाग होते हैं, ये 5 होते हैं। इनमें से किसी न किसी को पूर्ण रूप से स्पर्श करती हुई वायु बाहर आती है, तो उन्हें क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हो गया बेटा, स्पर्श व्यंजन अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसे कहते हैं कितने होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं, और ये मुख के अंदर कौन से 5 भाग हैं जिनको स्पर्श हमारी जीवा स्पर्श करती है। ठीक है बेटा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 भाग होते हैं। अब इसके बाद में हमारा आता है बेटा व्यंजन का दूसरा जो भाग है, दूसरा जो भेद है, वो है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा बेटा, अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं बेटा, इसमें क्या है, पहले वाले में क्या था भाई, उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह से स्पर्श करती है, और इसमें अंतस्थ में जीवा पूरी तरह पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती। इतना ही फर्क है। स्पर्श व्यंजन पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, मुख के जो हमने बताया बेटा जो 5 भाग हैं, 5 जो हमारे हैं, उनको स्पर्श करती पूर्ण रूप से, लेकिन इसमें अंतस्थ व्यंजन में ये पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती।
तो अब इसकी परिभाषा देखिए बेटा, अंतस्थ व्यंजन की, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है बेटा, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती बेटा। उसमें क्या था, उसमें पूर्ण रूप से पूरी तरह से स्पर्श करती है, किसमें, अंतस्थ व्यंजन में। लेकिन उष्म व्यंजन में जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, पूर्ण रूप से नहीं करती है बेटा, और उसमें पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। ये दोनों में अंतर है बेटा। उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, अंतस्थ व्यंजन का पता चल गया। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। परिभाषा होगी बेटा। तो अब इसमें भी वही आते हैं भैया, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बेटा, स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा स्पर्श व्यंजन, य, रे, ले, व। ये चारों क्या होते हैं बेटा, अंतस्थ व्यंजन। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया होगा बेटा सभी को। तो अब जो हमने किया है बेटा, स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब व्यंजन का एक भाग अपने पास बच गया है, कौन सा, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन जो बच गया बेटा, उसको हम करेंगे अभी बाद में। तो पहले इसको समझें। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था बेटा, जो व्यंजन होते हैं उनमें जो स्वर मिले हुए होते हैं ना, तो स्वर देखिए बेटा हम कैसे कर सकते हैं बेटा, व्यंजन में से स्वर को हम अलग कैसे करते हैं। यहां देखिए बेटा, जैसे हमने लिख दिया बेटा, यहां पर लिखा हमने क, ख। देखो, जब हर व्यंजन के अंदर कौन सा मिला होता है, ए स्वर मिला हुआ होता है। क्या मिला हुआ है, हर व्यंजन में ए स्वर मिला हुआ होता है। क के अंदर ए है, ख के अंदर, हर व्यंजन में के साथ ए मिला हुआ होता है बेटा। और जब व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तो क्या करेंगे बेटा, जैसे क में से हमने ए को अलग कर दिया, तो हम इस प्रकार से एक डंडी लगाएंगे, और इस डंडी को क्या कहते हैं बेटा, हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, हलंत बोलते हैं। ये जब हलंत जब किसी भी व्यंजन के साथ लग जाता है तो वह स्वर रहित हो जाता है, और स्वर रहित होने के कारण उस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है बेटा, आधा हो जाता है, अर्थात वह के आधा हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो पता चल गया बेटा। ये जो लगाते हैं ना हल्की सी डंडी, अब देखते हो बहुत से हम कई बार शब्द जैसे हमने लिख दिया बेटा विद्या, ऐसे लगा दिया ना हमने, ये हल्की सी डंडी, तो ये क्या है, हलंत बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो इसका हो गया बेटा, अपना यहां तक का हो गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, और हमें पूर्ण रूप से आप लोगों से उम्मीद भी है कि हमने जो पढ़ाया वो आप अच्छी प्रकार से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो काम आप करा रहे हैं वो आप अच्छे से याद करके अपनी नोटबुक में लिखें बेटा, और इसको जितना भी हम कर चुके हैं उसको तैयार करें बेटा। क्योंकि वर्ण जब हम पहले बार फर्स्ट में जब पढ़ने जाते हैं बेटा, तो हम वर्ण सीखते हैं, और धीरे धीरे हम इनसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आगे क्लासों में तो बढ़ते रहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, बाकी इन चीजों को हम धीरे धीरे इनकी गहराई को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें इनको ध्यान रखना चाहिए बेटा। आज की क्लास में इतना ही बहुत है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू।